ओवर मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता है कि आप 5 घंटे बैठकर और रील्स ही देखते रह गए कि कौन सा ऑफिसर कहाँ है। इतने फ्री वीडियोस अवेलेबल है, मैं नहीं कहूंगी कि इसके लिए आप 5,000 का कोर्स ले लो, 10,000 का कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। AK-47 से लेकर बहुत सारी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तो उनमें हमने AK-47 से लेकर और जितनी गन्स आप सोच सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होती है, इंस्पेक्टर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद अब आपके पास एक बहुत स्मार्ट टूल है। अगर मैं आज तैयारी कर रही होती तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना एक्सटेंसिव भी हम कर सकते हैं, वो हम कर पाए। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, कितने दिन ट्रेनिंग चलती है, क्या क्या सीखने को मिलता है वहाँ? जी, तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने क्या किया था, जो भी एप्स थी, स्टडी एप्स, उनको मैंने होम स्क्रीन पे रखा हुआ था। बाकी सब कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया। कि ये भी एक चीज मैंने देखी है कि ये रात को देर तक पढ़ने के कारण कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ एग्जाम्स में मुझे सुबह नींद आ गई। वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है एक्साइज इंस्पेक्टर सुभी मैम। तो आज इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। बहुत इनका एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने कैट का भी एग्जाम दिया है, काफ़ी अच्छे रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ था उसमें, और इनका बैंकिंग का भी करियर रहा है, उसमें भी जॉब करी है। फिर उन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम दिया और क्वालिफाइड किया। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वर्किंग है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका एक्साइज एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर भी रहा है। तो आप सभी लोग जो मोटिवेट होते हो वर्दी को देखकर, 3 स्टार की जो रील्स और फोटोज लोग डालते हैं उनको देखकर मोटिवेशन आपको मिलता है। तो आज उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके का एक्साइज इंस्पेक्टर का वर्क कल्चर होता है, कैसे सैलरी कितनी सैलरी मिलती है, इस पे ट्रांसफर का क्या है, और प्रमोशंस कैसे होते हैं, वो सब तो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एज ए एस्पिरेंट भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सालों तक इन्होंने तैयारी भी करी है, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम की, फिर एसएससीजीएल की भी तैयारी करी। तो एज अ एस्पिरेंट आपकी जो भी उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस फेज में आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल हेल्थ की बात करें, आपको टाइम मैनेजमेंट के बहुत इशू होते हैं, है ना, और आपको सही से गाइड नहीं कर पाता कोई, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी उस टाइम चला जाता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपके कोई भी डाउट और क्वेरीज कुछ रह जाते हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और दूसरा एक बात और मेंशन करूंगा, मैम भी अपने चैनल के थ्रू काफ़ी अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाते रहते हैं, आपको हमेशा गाइड और मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप प्लीज़ जाके मैडम का चैनल भी विजिट करें, इनका इंस्टाग्राम का लिंक्स वगैरह भी हम डाल देंगे, तो वहाँ जाके भी इनको फॉलो कर सकते हो। जब भी इनको टाइम मिलेगा तो आपके डाउट अगर वहाँ डीएम करते हो तो वहाँ भी रिप्लाई करते रहेंगे। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच कि आप अपना हमें कीमती समय दे रहे हो एंड बच्चों से बात करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हो। काफी पहले हमारी बात हुई थी जी। बट टाइम नहीं मिल पाया। हाँ जी। ओके, तो मैम मैं चाहूंगा, इतना कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बेसिक इंट्रो ऑडियंस के लिए आप प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी चौबे है और मैं इंस्पेक्टर हूँ सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में। मेरे एजुकेशन की बात करें तो मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक पोस्ट थी IBPS SO IT ऑफिसर, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम किया। तो 3 साल का एक्सपीरियंस वहां रहा मुझे। उसके बाद मैंने SSC CGL के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब में अपना करियर आगे बढ़ाया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी हम ओके, और बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं आपके बारे में और जानना चाहूँ तो आपका जैसे बचपन, आप कहाँ पे रहे, बचपन कैसा रहा, और शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग कैसे रही, और कैसे स्टूडेंट थे आप स्कूल में, और फिर फैमिली में कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? जरूर। तो मेरी पूरी शुरुआती पढ़ाई छिंदवाड़ा से ही हुई है और मेरा जन्म भी वहीं का है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का। और उसके बाद जो स्कूलिंग थी उसके मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की है। और उसके बाद स्कूल में अगर आप पूछें तो काफी एक्टिव रहती थी मैं, सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना, और जितना मुझसे हो सकता था, जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती थी। और यही था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं इंदौर चली गई और आगे की फिर पढ़ाई वहां से हुई। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरे एक ब्रदर हैं। तो उन सभी का जो भी मैं आज हूँ, जहां पर भी हूँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिविटी मुझे वहां से हमेशा मिली है, फेलियर्स में भी, और अगर मैं कहीं सक्सीड कर गई हूँ तो वहां भी। तो वो काफी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्त की तरह उन लोगों ने भी बहुत मुझे समर्थन किया, जो भी मैं चाहती हूँ अपने करियर में, बिना किसी प्रेशर के कि आपको यही करना है, लेकिन एक राह दिखाई। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ अगर मैं बात करूं तो मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था इनिशियली।
क्योंकि एक डायरेक्शनलेस होते हैं ना हम कॉलेज में, कि हम बस कर रहे हैं जो भी है, देखते हैं सारे लोग कैट दे रहे हैं तो हम भी देते हैं, सारे लोग गेट दे रहे हैं तो हम भी देते हैं, बस उस तरह से था। पर गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो बीज है वो मेरे भाई का, मैं कह सकती हूँ, सौम्य चौबे, उन्होंने ही मुझे ये डायरेक्शन दिया। और मम्मी पापा का हमेशा से था ही मन, क्योंकि फादर मेरे जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ही थे। तो उन्होंने एज सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम किया है। और पूरा फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट डायरेक्शन में ही इंक्लाइन था, तो इसलिए उस तरफ मेरा इंक्लिनेशन शुरू से थोड़ा थोड़ा बिल्टअप होता गया। लेकिन फाइनली वो जो पुश एक मिला, वो फिर ब्रदर ने ही ये सब फॉर्म वगैरह भरकर और मुझे इस तरफ भेजा है। तो ये मेरी फैमिली का रोल हुआ। ओके। अगर मैम जैसे आपके एग्जाम्स की बात करें तो आपने अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन से दिए, उनके क्या रिजल्ट रहे? जैसे आपने फेलियर की बात करी तो कोई हाँ आप एग्जाम में आप फेल भी हुए हो, जी कैसे वो सफर रहा? फिर एसएससी सीजीएल का कैसे आपका मतलब 2018 में कैसे तैयारी शुरू हुई? जी ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। अगर जिन एग्ज़ाम्स में मैं सक्सीड हुई हूँ, तो जैसे कि आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 थी। और उसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर इन मेंस इन द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन मैंने स्कोर किया। और उससे मुझे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आईटी ऑफिसर का जॉब पर मुझे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उसके अलावा मेरा एसबीआई पीओ क्लियर हुआ है 2021 में। एसबीआई पीओ का मुझे फाइनल रिजल्ट मिला, जिससे मुझे भोपाल सर्कल मिल गया था। लेकिन उस समय मैंने स्विच नहीं किया और अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मैं जॉब कर रही थी उसे कंटिन्यू किया। उसके अलावा मैंने और भी काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, जैसे नाबार्ड ग्रेड ए में मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। और 2 बार मैंने इंटरव्यू में अपियर हुई हूँ, बट फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया था। आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम बात करें, तो उसका भी मेंस तक के मैंने लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, जो कोविड वाला ईयर था। बट फिर कोविड हो गया और फिर मेंस जो हमारा इसके आगे का प्रोसेस था उसमें इम्पैक्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन में। तो ये सभी एग्जाम्स हो गए, इन सब की मैंने तैयारी की है आज तक। तो मैंने हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहा, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो रहे हैं एग्जाम्स, मुझे लगता था कि मैं पहले देखती हूँ कि किन चीज़ों में मैं अच्छी हूँ, कितना अच्छा मैं कर पा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं देखती थी कि ठीक है, ये मेरे लिए आगे सूटेबल है। कई बार हमें पता नहीं होता है, हमने कभी सोचा नहीं होता है, और वो डायरेक्शंस में हम आगे बढ़कर और बहुत अच्छा कर लेते हैं। मेरे करियर की जर्नी ऐसी रही है कि ऐसा नहीं था कि बचपन से सोचा था कि बैंक में जॉब करनी है, या ऐसा नहीं था कि बचपन से सोचा था कि एसएससी के थ्रू मुझे इस पोस्ट में आना है। लेकिन ये कहते हैं ना कि आई वाज गोइंग विद द फ्लो, और मुझे अपनी एक डेस्टिनेशन मिल गई। और वो डेस्टिनेशन पर आके मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। तो ये सभी एग्जाम्स थे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुने। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल का कंप्लीट गाइडेंस बैच, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में इतना ज्यादा कंटेंट फ्लड हो गया है कि एस्पिरेंट्स को खुद ही नहीं पता चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। खुद कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पर आप जाओगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इतने सारे टेलीग्राम चैनल और उसने ज्वाइन कर रखे हैं, 100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए हैं। यूट्यूब चैनल पर कोई भी एक चीज डालो एसएससी से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोज आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, तो हम लेकर आए हैं कंप्लीट गाइडेंस बैच, जिसमें आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से राइट अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम को लेकर, कैसे एग्जाम क्रैक करा जाता है, कैसे सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, कैसे जीएस की स्ट्रेटेजी बनाए, मैथ की स्ट्रेटेजी बनाए, आप इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाए। ये सारा कुछ इस कंप्लीट गाइडेंस बैच में आपको मिलेगा। इस बैच में आपको गाइड करने वाले हैं सौरभ यादव सर, जिन्होंने एसएससी सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 79 हासिल करी है और खुद 18+ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करे हैं, और पिछले 3 साल से मेंटरशिप और गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि इस बैच में जाकर जल्दी से जल्दी इनरोल करें, जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, लिमिटेड सीटें हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप डायरेक्ट जाके sscfactory.com सर्च करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाए, अपनी तैयारी में जुट जाए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें। मैम जैसे आपका अभी ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं या फिर आप किसी और को बता रहे हो, तो बताने बहुत ईजी होता है कि मैंने इस एग्जाम में इतना रैंक लाया, जी फिर एक पोस्ट पर भी भर्ती जी हो, बट उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है। तो अगर आपके जी कुछ स्ट्रगल इस एस्पिरेंट जर्नी में आपके कुछ रहे हो, उनसे कैसे आपने टैकल करा? कभी होता है ना कि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, जी फ्रस्ट्रेट जी हो जाते हैं जी कि जी हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं फिर मॉक्स में नंबर नहीं आ रहा जी जी है ना? तो वो कैसे एक एज एस्पिरेंट आपने कैसे टैकल करी वो चीजें? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हर एस्पिरेंट ने इस फेज को फेस किया है।
कुछ लोगों ने उसको कुछ ज्यादा दिल पे लिया है, कुछ लोगों ने उसका एक वे आउट ढूंढा है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है हमेशा चीजों को लेके, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये बोलने की बात है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, कोई नहीं रह सकता, ना मैं ना आप ना कोई भी। तो जब नेगेटिविटी आती है उससे आप कैसे टैकल करते हो, वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो मान लीजिए आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपका स्कोर बहुत खराब आया या आपकी रैंक बहुत खराब आई, तो उससे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ऐसा भी होता था। जब ऐसा हुआ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मन होता था कि अब मुझे देना ही नहीं है मॉक टेस्ट, पर फिर मैंने उनको ब्रेक डाउन किया, चलो फुल मॉक दिया। अभी मेरा स्कोर कट ऑफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इतने डिस्टेंट उस पे है, पोजीशन पे। तो एक काम करते हैं, अपने टारगेट को छोटा छोटा तोड़ते हैं। चलो इंग्लिश में बहुत बढ़िया आ रहा है स्कोर, अच्छी बात है, उसको मैं अपने टेंशन की डायरेक्शन से हटा सकती हूँ अभी। अब मैं बाकी के सब्जेक्ट्स पे आ गई, किस सब्जेक्ट में मेरा गलतियां हो रही हैं, लेट्स से रीजनिंग में हो रही हैं। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को उठाया, एक एक करके उठाया। अब उस सब्जेक्ट के जो टेस्ट दिया था उसमें क्वेश्चंस क्या थे और ये क्यों नहीं बने, अगर नहीं बने तो क्या मुझसे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, या मुझसे आता है लेकिन स्पीड में मैंने मार खाई है, या फिर ऐसा है कि स्पीड भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक के कारण ये रह गया। तो ये चीज आप जब फिगर आउट कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी आपको लग रही थी वो अब इतनी सी हो चुकी है कि क्या अब इन माइक्रो प्रॉब्लम्स को आपको डील करना है, कि मुझे ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि यार मुझसे हो ये रहा है कि मुझे सिली मिस्टेक्स हो रही है मुझे इस पर्टिकुलर चीज में, या पजल्स में मैं मान लीजिए कि बहुत लंबा बहुत देर तक अटक जाती हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे फिर डील करना है, तो अब मैंने फिर यूट्यूब ओपन किया, इतने फ्री वीडियोस अवेलेबल है। मैं नहीं कहूंगी कि इसके लिए आप 5,000 का कोर्स ले लो, 10,000 का कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिनिमम रिसोर्सेस में भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाया। अब स्पीड की प्रॉब्लम है लेट्स से, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सर्च करती थी कि इस तरह के क्वेश्चंस को और फास्टर स्पीड से मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। अब हमारे समय पे चैट जीपीटी का टाइम नहीं था, अब आपके पास एक बहुत स्मार्ट टूल है। अगर मैं आज तैयारी कर रही होती तो मैं चैट जीपीटी की बहुत हेल्प लेती। आपके लिए मैं ये अच्छे से बताऊंगी डिटेल में। तो मैं तो ये करती थी कि यूट्यूब पे उस चीज को देख लिया, अब देखा उसके अनुसार मैंने फिर कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। जब हो गया तो उस सब्जेक्ट का सेक्शनल मैंने दिया छोटा सा, उतना अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना है कि बहुत बड़ा टारगेट लेके छोटा छोटा पार्ट लेकर, और मैं उसको देती थी मॉक टेस्ट। और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद अगर इम्प्रूव हुआ है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहले कुछ 15 गलतियां हो रही थी और अगर आज मुझसे 12 हो रही हैं तो कुछ तो सुधार है। तो मैं अपनी छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करने का और खुद को हाईलाइट करके बताने की कोशिश करती थी कि शुभी यू आर डूइंग बेटर नाउ। तो वो है, चैलेंजेस बिल्कुल रहे, हेल्थ वाइज भी रहे हैं और कई तरह से रहे हैं, डिमोटिवेशन आया है, लेकिन मैंने हमेशा खुद को वो जो एक सिल्वर लाइनिंग होती है ना, एक पॉजिटिव कोई एक छोटी सी चीज भी है, उस चीज को हावी होने दिया है खुद पे कि चलो कोई बात नहीं, ये बुरा हुआ तो ये तो अच्छा है, एक चीज तो अच्छी है, चलो 10 क्वेश्चन गलत हुए, ये 4 सही हुए, मतलब कुछ तो आता है। तो वो कुछ तो को पकड़ के फिर करना बहुत आसान है, और अरे मुझसे तो कुछ नहीं आता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता सोच के बैठना बहुत कठिन है। तो आप लोग ये कोशिश करें, मुझे लगता है कि ये मदद करेगा। ओके। अगर मैम रूटीन की बात करें, रूटीन पे काफ़ी डिबेट होती है कि हमको रात में पढ़ना चाहिए, कोई कहता है, पेरेंट्स अपने जनरली बोलते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 5 जी जी बजे जी 4 जी जी बजे, जी उससे जल्दी आपको लर्न होता है। जी तो एक एस्पिरेंट का हेल्दी रूटीन कैसा होना चाहिए? फिर आपका उस टाइम जब आप सीरियस प्रिपरेशन में थे, जी तो कैसा रूटीन बनाते थे आप? पूरा पूरा दिन कैसे रहता था आपका? जी। इस मामले में मुझे लगता है कि मैं एक गलत इन्फ्लुएंस होंगी क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ती थी। ओके। मेरे लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम हमेशा से रहा है वो जो रात भर का समय होता है, और जब सूरज उग गया हम्म। उसके बाद मैं देखकर ही उसके बाद ही मेरी नींद शुरू होती थी, जितना मेरा गैप वाला टाइम था। फिर तो जब मैं जॉब के साथ तैयारी भी की है आधी, क्या है हमारे समय सीजीएल का प्रोसेस काफी लंबा चला था, हम्म। 2-3 साल चला था।
तो जितने समय मैं वर्किंग नहीं थी, तब तो मैं रात को पढ़ाई करती थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम वही था। हम्म, और कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, एक फोकस माइंडसेट से होता है। लेकिन एग्जाम आने के कुछ दिन पहले अपना ऐसा रूटीन बना लेती थी कि मुझे टाइमली सोना है, और जो सुबह वो एग्जाम का टाइम रहेगा हम्म, तब मेरा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। तो उसके लिए पिछले कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर लेती थी। हम्म, लेकिन अगर आप हैं, एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। और अगर मैं वो करती भी ना, उठकर मैंने कोशिश भी की कि चलो घर पे सब कह रहे हैं सुबह उठ के पढ़ो, तो 5 बजे उठ गई। अब इतनी नींद आती थी मुझे कि हम्म, मुझसे नहीं होता था। तो मुझे ये समझ आया कि भाई सुबह उठ के पढ़ना तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं जब सबसे प्रोडक्टिव है तब करते हैं। तो मैंने रात को पढ़ाई करना वो किया। लेकिन एग्जाम टाइम में फिर उसको शिफ्ट करके और टाइमली सोकर और जल्दी उठकर वो भी मैंने किया है। क्योंकि ये भी एक चीज मैंने देखी है कि ये रात को देर तक पढ़ने के कारण कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ एग्जाम्स में मुझे सुबह नींद आ गई। हम्म, ये एक यूपीएससी का हम्म, एग्जाम मैं दे रही थी। यूपीएससी में मैंने अ, पेपर वन में काफी अच्छा हो गया पेपर वन। अब हुआ ये था कि मैं पूरी रात ट्रैवल करके गई हुई थी, तो एक दिन पहले से नहीं जा पाई थी कुछ हम्म, कारणों से। तो नींद आ रही थी और पेपर टू के समय मुझे नींद आने लगी। तो पेपर वन में मेरे कट ऑफ के काफी ऊपर मार्क्स थे। लेकिन जो सी सैट होता है, जो कि हम्म, हमारे लिए तो बहुत इजी होता है, इंजीनियर्स हैं पहले से भी किया हुआ है वो चीजें, हम्म, और सीजीएल में भी किया हुआ है, लेकिन वो पेपर पूरा नहीं कर पाए। तो वो जो चीज होती है, इसकी का आपको ध्यान रखने के लिए एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको बिल्कुल अपने शेड्यूल को ऐसा बनाना है कि हम्म, उस समय एक्टिव रहना है पेपर के समय, और शिफ्ट करना है अपना रूटीन। ओके। और इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा। लगातार पढ़ाई कर रहे हो तभी बिल्कुल कुछ आपका आगे चल, क्योंकि सही। एक 6 महीने 1 साल तो आपको बिल्कुल लगातार सही पढ़ना ही है। कह और यूपीएससी टॉपर्स के मैंने काफी इंटरव्यूज करे, तो बहुत सारे टॉपर्स ने ऐसा बोला है कि जिस टाइम मैं तैयारी करता था तो मैंने बिल्कुल अपने आप को अकेला कर दिया था, और बहुत सारे टीचर्स बोलते कि रूम में बंद कर लो अपने आप को 6 महीने और 1 साल के लिए। तो उस टाइम जैसे कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप जैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे थे? डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा इसमें यह है कि अभी बच्चे बहुत सोशल मीडिया को लेकर बात करें हैं। जी। तो इंस्टाग्राम हो गया, राइट, और भी बहुत सी चीजें, तो उनमें बहुत ज्यादा समय उनका चला जा रहा है। जी। और दूसरा डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपके आपके फैमिली में, आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहे हैं, हाँ। किसी की शादी आ गई, किसी का कुछ। और तीसरा आपके फ्रेंड्स, हम्म। है ना, आप तैयारी कर रहे हो बट आपके कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी शायद ना कर रहे हो, या फिर वो ज्यादा ब्रिलियंट हो तो वो कुछ कम घंटों में कर लेते हैं, उसके बाद घूम रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, अगर आप मना कर रहे हो तो उस तरीके की वो चीजें इन्वॉल्व, तो वो जी। सब कैसे पूरा कैसे आपको उस चीज से कैसे बचे और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी आपने? एक सबसे बड़ी बात आइसोलेशन, हम्म, मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉजिटिव है। खुद को आइसोलेट करना एक तरह से डिप्रेशन की तरफ ले जाता है आपको। तो सब अच्छा होते हुए भी इंसान को एक नाखुश महसूस हाँ, होने लगता है। वो चीज अगर आ गई तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके हम्म, लिए, एक सफरिंग बन जाती है। हम्म, तो आइसोलेट नहीं, मैं नहीं कहती हूँ कि 10-15 लोगों को रखें। हम्म, अगर आपके पास एक करीबी है, एक लेट्स से आपकी आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके एक दोस्त हैं, आपकी हम्म, रूममेट है, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान है जिनसे आप बात कर पा रहे हैं अपने दिनचर्या के बारे में, हम्म, आपके उस दिन के, हर दिन में हमारे पास फेलियर्स होते हैं और सक्सेस होती हैं, कि आज मेरा मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आया, आज मैंने जितना टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, हम्म, आज मेरा ये रह गया। तो वो अगर आप बात कर पा रहे हैं तो आपका मन का एक बोझ हल्का हो पा रहा है। हम्म, तो ये मेरी एडवाइस है कि आइसोलेट मत करो, लेकिन कंपनी सही रखो। हम्म, वो कंपनी जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और आपको वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं, हम्म, कि आपको और ऊपर चढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको और जड़ काटने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो आपको अपने कंपनी पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की है। तो आइसोलेशन नहीं, अच्छी कंपनी। सेकेंडली, जो हम सुनते हैं आज भी है कि अगर मैं बहुत देर तक के बैठकर इंस्टाग्राम पे देखूंगी रील्स, मुझे दिखेगा कि अरे मेरी एक फ्रेंड यूएस में है। हम्म, अब ये तो आप एग्जाम्पल देखिए ना, मैं हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। हम्म, मेरी कोई फ्रेंड टेस्ला में है, मेरी कोई फ्रेंड गूगल में है, कोई हम्म, इसमें है, कोई उसमें है, अच्छा पता नहीं क्रोर्स में उन लोग अर्न कर रहे हैं, हाँ, और यूएस में है, और कोई पेरिस में है। मतलब ऐसा है कि एक डिप्रेस होने के लिए हमें मौके हमेशा मिलेंगे। तो आपको बहुत चूजी होना है कि हम्म, आपको किन चीजों को अटेंशन देना है, किन को नहीं देना है।
कट ऑफ नहीं, खुद के माइंड की एक कंडीशनिंग कर लूं हम्म, कि मुझे किन चीजों से खुद को फर्क पड़ने देना है, किन से नहीं। 2 मिनट के लिए होगा महसूस कि अरे यार इनका तो बढ़िया है, इन लोग घूम रहे हैं, इन हम्म, लोग तो हर हफ्ते ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारी लाइफ तो काफी बोर है। हम्म, तो वो बिल्कुल हो सकता है, हम्म, लेकिन उसका यही है कि इस तरह के, जैसे मैंने महसूस किया है कि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा है ये सब, हम्म, तो लिमिट कर दो। होम स्क्रीन पे मत रखो वो ऐप, हम्म, कभी जरूरत है तो आप बिल्कुल खोल के देख सको, हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे होम स्क्रीन पे हमारी जो चीजें होती है ना, हम्म, हम उनको फ्रीक्वेंटली ओपन करते हैं। right, तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने क्या किया था, जो भी एप्स थी स्टडी एप्स, उनको मैंने होम स्क्रीन पे रखा हुआ था। हम्म, बाकी सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन वो सब है पीछे, आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो वो चीज अपने लिए एक्सेसिबल, जो चीजें आपको गलत लगती हैं आपकी लाइफ हम्म, के लिए, उनको उतना एक्सेसिबल मत रखो कि हम्म, एकदम भाई फोन उठाया और दिख गया, तो हम्म, अरे दिख गया तो देख लेते हैं, हम्म, अब एक और रील, अब एक और रील, तो वो उस हम्म, चीज को। सेकेंडली, किस तरह के पेजेस आप फॉलो कर रहे हम्म, हो, जो आपका इंटरेस्ट है, जो अभी आपका टारगेट है, उससे रिलेटेड अगर आप पेजेस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको जब वही वही दिखेगा तो आपको थोड़ा मन होगा। लेकिन वो ओवर मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता है कि आप 5 घंटे बैठकर और हम्म, रील्स ही देखते रह गए कि कौन सा ऑफिसर कहाँ है, हम्म, उससे भी कोई फायदा नहीं है। हम्म, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट अपॉन दैट मोटिवेशन। हम्म, तो डिसिप्लिन मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है वहां पे। मोटिवेट आप हो गए, बहुत जरूरी है मोटिवेशन। हम्म, जब आप मोटिवेट हो गए हो तो आप डिसिप्लिन रहकर उस बात को फॉलो करो और आगे बढ़ो। तो वो कि पार्टी और ये वो एक बार सिलेक्शन हो जाए सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी डिस्ट्रैक्ट होना अवॉइड करिए, और कंपनी ऐसी चूज करिए जिनके टारगेट सेम है आपकी तरह। जो लोग एक दिशा चाहते हैं, उनसे जब बात करेंगे ना तो लेफ्ट आउट फील नहीं होगा। अगर आप अलग ही लोगों से बात करते रहोगे, जो उनकी लाइफ अलग है, उनने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, अब अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। हम्म, तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि कंपनी सही चूज करें। हाँ, अभी मैम अगर आपकी पोस्ट की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, हम्म। और बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी जो आपसे मोटिवेट हो रही होंगी दीदी की तरह हमें भी जी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है जी जी जी। और एसएससी फैक्ट्री पे जाके इंटरव्यू इंटरव्यू अरे देना रे है। रे। तो जी आपके जैसे जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन करा और फर्स्ट टाइम आपने यूनिफॉर्म पहना, क्योंकि जी। यूनिफॉर्म का बहुत ज्यादा मोटिवेशन बहुत है इस ज्यादा पोस्ट है, को, समझती और हूँ। 3 स्टार आपके शोल्डर पे थे, जो फर्स्ट सेल्फी आपने ली या फर्स्ट जी मिरर के सामने यूनिफॉर्म जी पहन के गए, अगर पेरेंट्स को सामने फर्स्ट जी टाइम गए, जी तो जी कैसा वो एक्सपीरियंस था, जी। कैसा फील कर रहे थे उस दिन? बहुत ही बेहतरीन वो एक्सपीरियंस था, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। अम, मुझे लगता है कि उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, शायद मैंने ये जॉब ज्वाइन करने के पहले इस बारे में इतना नहीं सोचा था। हम्म, यूनिफॉर्म का मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स में नहीं था तब मेरे हम्म, दिमाग में, दूसरे पॉइंट्स थे। लेकिन ये वर्किंग वगैरह को देखा था, ये था, हम्म, लेकिन यूनिफॉर्म का उतना नहीं था। जब इधर आई और देखा, तो हम्म, वो जब महसूस मुझे जो हुआ उस दिन, वो बहुत ही खास था। हम्म, और मुझसे ज्यादा मेरे पापा मम्मी और हम्म, भैया जो जितना ज्यादा खुश हो रहे थे वो मुझे देखकर, हम्म, वो बहुत प्यारी फीलिंग थी। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी कार में ही मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे पापा मम्मी ऑफिस उस दिन, और एक सेल्फी थी। हम्म, तो वो सेल्फी मुझे जब आज भी जब देखती हूँ तो वो फीलिंग्स मुझे वापस याद आ जाती हैं कि कितना अच्छा महसूस हुआ था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा एक आपका अनुभव रहेगा अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं, जरूर कर सकते हैं। काफी अच्छा, आपको अच्छी चॉइस है वो आपके लिए। ओके, अगर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें हम, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर आप ज्वाइन करते हो, तो हम्म। क्या कैसा वहाँ पे क्या काम करना पड़ता है आपको, है ना, ऑफिस कल्चर कैसा होता है, क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जी ठीक है। तो वर्किंग आवर से शुरू करते हैं, 9:30 to 6 होता है वर्किंग आवर। हम्म, अब इसमें आपके काम पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई डेडलाइन आ रही है, हम्म, तो हम बात करेंगे पहले रोल्स की, फिर मैं आपको बताऊंगी हम्म, डेडलाइंस किस चीज़ की हम बात कर रहे हम्म, हैं। तो काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड आप कह सकते हो एरिया ऑफ वर्क है। कई तरह के काम आपको करने पड़ेंगे आपके करियर में। हम्म, तो कुछ मान लीजिए कि आप रेंज में पोस्टेड हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में 2 साल रेंज में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहां पर काम किया है। तो वहां पर क्या होता है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जो टैक्स पेयर हैं, जो हमारे टैक्स पेयर एक छोटी सी दुकान के ओनर से लेकर हम्म, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक भी होते हैं। तो उन सब में अपन को ये है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको हमें हम्म, बढ़ाना है, ओके, और कहीं इवेजन तो नहीं हो रहा है उसका हमें ध्यान रखना है। उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे
ये पता किया जाता है कि कहीं टैक्स एवेजन हो रहा है। तो बेसिक तो आप ये देख लीजिए कि रिटर्न फाइलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अलावा हमें ऊपर से भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो होती हैं। तो जो रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये गलतियां पाई गई हैं, ये त्रुटियां पाई गई हैं, तो उन पे हमें फिर एक्ट करना होता है। तो हम उनको पहले एक नोटिस भेजेंगे, एक पहले लेटर जाएगा नॉर्मल, उसके बाद फिर शोकॉज नोटिस जाएगा। शोकॉज नोटिस के बाद फिर अगर उनने 30 दिन में जवाब नहीं दिया, या जो जवाब दिया तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करते हैं। तो जो एक्साइज जो डिपार्टमेंट है, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो उसमें जैसे कि कोर्ट से ऑर्डर्स होते हैं, वैसे ही रिकवरी ऑर्डर हमने कह दिया कि भाई आपका इतने लाख आपकी देनदारी है सरकार को, एंड यू हैव टू मेक दिस पेमेंट। तो वो हम करते हैं। अगर वो अपील में जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर अपील में नहीं जाना चाहते हैं तो वो पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से वो पूरे प्रोसीजर्स चलते हैं। ये हो गई रेंज की बात। प्रिवेंटिव सेक्शन होता है, जहाँ पर जो आप देखते हैं कि सर्च ऑपरेशंस होते हैं, रेड होती हैं जो, तो उनमें मेनली तो उनका भी काम ये है कि जहाँ भी टैक्स एवेजन हो रहा है तो वो दूसरी तरह से एक्ट करते हैं। जैसे ये अगर जो रेंज ऑफिसर्स हैं, ये मोस्टली ऑफिस में काम कर रहे हैं ये सारा, प्लस कभी अगर रिक्वायर्ड है जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर एक किसी टैक्स पेयर ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अब बहुत सारे आजकल केसेस होते हैं जहां फेक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उनका जो सरकार की स्कीम्स हैं उनका गलत फायदा उठाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कुछ फर्म्स का नाम आता है। तो हमें फिर वहां जाकर देखना होता है उन कोऑर्डिनेट्स पर कि एग्जैक्टली यहाँ पर वो दुकान है या नहीं है। अगर है तो वही काम हो रहा है जो इनने शो किया है या नहीं है, और किस तरह से जो भी चीजें उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है सारी सही है कि नहीं, जो जिसके नाम से वो शॉप है उनकी पूरी आइडेंटिटी सारा कुछ, क्योंकि जिसमें हम आगे उनको ट्रेस कर पाए। तो उसके लिए भी ये चीजें होती हैं। तो ऐसे करके काफी चीजें हैं। प्रिवेंटिव में हम जाए तो वही टैक्स एवेजन, मुझे पता चल गया कि आपकी फर्म में ये हो रहा है, तो मैं वहां सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती हूँ। जो भी रिकवरी आ रही है मैं आपको बता सकती हूँ। उसके बाद फिर ऑडिट होता है, जिसमें फर्म्स की ऑडिट होती है। तो जो डबल एओ है इसके थ्रू होता है, जो आपके सीजीएल के थ्रू ही है, गेजेटेड पोस्ट है वो। तो उसमें तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम फर्म्स का ऑडिट, कि जो कोई भी एक फर्म है उसमें मुझे लगा तो मैंने उनके पेपर्स मंगवाकर उनका पूरा ऑडिट किया, और जो भी चीजें उसमें गलतियां पाई गई हैं अपन उनको फिर कम्युनिकेट करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। कस्टम्स है, जैसा कि हम सब जानते हैं, एयरपोर्ट में पोस्टिंग होती है। उसके अलावा फिर आईसीडी होता है, वहां पे पोस्टिंग होती है। तो अलग अलग तरह की पोस्टिंग्स है, और काफी इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो कि काम रहते हैं सारे इसमें, सारे सेक्शंस में, और वैरायटी बहुत है। तो थ्रू आउट योर करियर आपको बहुत मौके मिलेंगे अलग अलग सेक्शंस में काम करने के, और इसलिए आप कभी ऊब नहीं जाओगे अपने काम से। फिर डेप्यूटेशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि ईडी में, सीबीआई में, डीआरआई में, और ऐसे ही काफी सारे जो एजेंसीज हैं उनमें आपको 2-2 साल के डेप्यूटेशन या जो भी टाइम पीरियड के लिए उनका है रिक्वायरमेंट, उसमें जाने का मौका मिलता है। तो आप ये समझिए कि वो एक्सपोजर कितना बेहतरीन होता होगा कि आप इन एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। और ये भी आपके वही है कि आप कहीं जाते हो तो या तो आप बैठे रह सकते हो, या तो आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं किन किन में अपना जो टैलेंट है, जो अपनी स्किल्स हैं उनको आजमा सकते हो। तो ये इस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है। अगर आपके ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें, क्योंकि उस टाइम आपकी ट्रेनिंग शायद भोपाल में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं गया भी था आपके जी उसमें। जी। तो काफी अच्छा वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट था, आपको स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे हाँ थे, जी, अलग अलग एक्टिविटीज आपको काफी करवाई जा रही थी। ज्यादा। तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी जैसे आपसे गन वगैरह ये सब भी आपको सिखाया गया है, राइट? जी। गन्स वगैरह राइट चलाना, और राइट। वो एक्टिविटीज भी आपकी जी कराई गई जी थी। जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? कितने दिन ट्रेनिंग चलती है? क्या क्या सीखने को मिलता है वहाँ? जी, तो मोस्टली 100 डेज की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारी तो और एक्सटेंड हो गई थी कुछ दिन। तो 125 डेज अराउंड की ट्रेनिंग थी। उसमें जो
काफी बड़ा पीरियड जो होता है वो हमारा क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, हम्म, और 14 दिन की पुलिस ट्रेनिंग होती है। तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो सबको, एस्पिरेंट्स को भी लगता है और जो हम्म, हमें भी लगा, वो पुलिस ट्रेनिंग था। लेकिन क्लासरूम ट्रेनिंग में भी हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, हम्म, डिपार्टमेंट का वर्किंग और वो सब कुछ। तो वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको काफी कुछ मिला। जो वहाँ वर्किंग ऑफिशियल्स थे, हम्म, लेट्स से डीआरआई के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आके हमको बताया कि किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं, क्या होता है। फिर अलग अलग फैकल्टीज जो बहुत हाईली अकम्पलिश्ड ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आकर अपने एक्सपीरियंस से हमको सिखाया। हम्म, तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती थी। जितना हमारी ट्रेनिंग में कोशिश की गई थी कि जितना हम सभी को एक्स्ट्रा करिकुलर का भी एक्सपीरियंस मिल सके हम्म, उसका। तो जैसे लोहड़ी भी था बीच में, तो हम्म, उसमें भी कल्चरल फेस्ट हुआ था। हम्म, और उसके अलावा जो दूसरे फेस्ट, ऐसे काफी सारी चीजें हुई थी, स्पोर्ट्स डे इवेंट हुआ, ये हम्म, सभी चीजें हुई थी। तो काफी हमें एक्टिव रहने का उसमें मौका मिला। हम्म, अब आते हैं पुलिस ट्रेनिंग पे। हम्म, तो पुलिस ट्रेनिंग हमारी 14 दिन की थी। उसके लिए हमें भोपाल के करीब एक जगह है, वहां पर हमारी होती है ट्रेनिंग। तो पुलिस ट्रेनिंग जो मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर, वहां पर सेंटर है, वहां पर होती है ट्रेनिंग। हम्म, एकेडमी है वो पूरी, एमपीपीए। तो वहां पर हुई, और हमें पहले ही दिन से एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। हम्म, हम एंटर हुए, और हमें जब जो वहां पर हमें ट्रेनिंग के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तो हमारे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो पुलिस में एक सख्ती होती है, जो एक आप कह सकते हो ना कि बहुत स्ट्रिक्ट। और यहाँ पर ये होता है, और आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हो, अगर हम्म, आप एक बार भी लेट हुए तो ऐसा होगा, आपको ये पनिशमेंट्स रहेंगी। हम सभी डर गए काफी ज्यादा, ऑनेस्टली। हम्म, फिर नेक्स्ट डे हमें 5 बजे ग्राउंड पे होना होता था। हम्म, तो 5 बज के 1 मिनट भी अगर हुए हैं, तो फिर आपको पूरे ग्राउंड का या फिर पूरा चक्कर चक्कर लगाना लगाना। है। वो हमारी मतलब, एक तो ऑलरेडी इंसान को नींद आ रही है उतने बजे, और उसके बाद फिर आपको वहां पर पूरे में अलग अलग पनिशमेंट्स होती थी। उसमें भी वो काफी इनोवेशंस लेकर आते थे कि हम्म, आपको ऐसा ये करना है या फिर वो करना है, कुछ भी, जो बहुत टायरिंग होता था। हम्म, तो वो हुआ। उसके बाद फिर बहुत एक्सटेंसिव फिजिकल ट्रेनिंग होती है। हम्म, तो उसमें एक कहते हैं ना कि हमारी लिमिट्स को हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा। नॉर्मली हम क्या कितना चल लेते हैं एक दिन में, 2000 स्टेप्स चल लिए हम्म, हैं, 5000 स्टेप, इससे ज्यादा तो, बहुत ज्यादा तो नहीं। कुछ लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं या हम्म, वॉक पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, तो वो 10,000 चल रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे जितने दिन थे पुलिस हम्म, ट्रेनिंग के, वो सारे दिनों में मेरा 25,000 30,000 स्टेप्स पर डे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना एक्सटेंसिव भी हम कर हम्म, सकते हैं, वो हम कर पाए। तो वो एक, सबकी हालांकि हालत खराब होती थी, हम सभी के पैर दर्द हो रहे हैं, इतना हम्म, थक जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन खुशी एक थी हम्म, कि इतना हम कर सकते हैं, हमें पता नहीं था। प्लस जो एक एक्सपीरियंस वो पुलिस ट्रेनिंग का है, वो अलग ही होता है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर हमें गन्स का पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होता था, खोलना जोड़ना गन्स हम्म, को। उसके बाद फिर फायरिंग रेंज ले जाया जाता है, और उसमें फिर हमें जो लाइव फायरिंग हुई थी, तो हम्म, हमें सारा मतलब एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो एक पुलिस ऑफिसर को जो मिलता है, वो भी हम्म, उधर पे फील करने का हमें मौका मिला। हम्म, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। AK-47 से लेकर बहुत सारी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तो उनमें हमने AK-47 से लेकर और जितनी गन्स आप सोच सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होती हैं, मैक्सिमम हमको वहां पर उनका चलाने का। एक्सपीरियंस हम्म, कराया गया। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड को बहुत एंजॉय करेंगे। हम्म, बिल्कुल आपके पैर बहुत दर्द करेंगे हम्म, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद रियलाइज होता है कि नहीं, आप मिस भी सबसे ज्यादा उसी टाइम को करते हैं। तो वो एक हम्म, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता ओके। और इसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है और ये सही भी है कि अदर डिपार्टमेंट से इसमें मेल और फीमेल का रेशो बहुत कम है। है। जैसे कि बिल्कुल। अगर आपके बैच में देखा जाए तो 4 या 5 लड़कियां थे आप, 5। राइट? जी जी। तो इसका क्या रीजन है? और दूसरा, एज अ फीमेल इंस्पेक्टर आपके क्या है, मतलब क्या
आपने फील करा वहाँ पे, हम्म। और लड़कियां बहुत कम जाती हैं, तो उनको कैसे, मतलब क्यों डर है इस फील्ड में जाने का, जी, इसके क्या रीजन? ये बिल्कुल बात सही है कि मेल फीमेल रेशियो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। यहाँ पर मेल काफ़ी ज़्यादा है हम्म। हमारे साथ जो इंस्पेक्टर्स हैं, और फीमेल काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम्म। लेकिन कम है, ये बात है, फैक्ट है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये फील्ड जॉब है, हम्म। सेफ नहीं है लड़कियों के लिए हम्म। उतना ज़्यादा। अगर कोई सर्च ऑपरेशंस है, आपको हम्म। आधी रात को कहीं जाना पड़ जाए, तो हम्म। इस तरह की चीजें। तो देखिए, परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। हम्म। अ, मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सर्च ऑपरेशन का पार्ट रहना पड़े, हम्म। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सबको करना पड़ता है। आप उस तरह के सेक्शन में पोस्टेड हो अगर, और अगर आप एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है हम्म। उस चीज के लिए, कि ठीक है, एक सर्च ऑपरेशन है, एक फीमेल स्टाफ को होना जरूरी होता है, हम्म। तो ये है एक रूल। लेकिन वो ये ध्यान रखते हैं कि आप किसी भी तरह अनसेफ इन्वायरमेंट में ना हो। हम्म। तो जो भी स्टाफ है वो बढ़ चढ़कर पूरा ध्यान रखता है इस चीज हम्म। का। जितना आपकी चीजों को अकोमोडेट किया जा सके करने की कोशिश की जाती है, हम्म। क्योंकि उनको भी पता है कि आपके साथ जो चैलेंजेस हैं, और उनको एड्रेस करके वो भी आपके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। हम्म। जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे जो सेक्शन में जो सीनियर्स हैं, काफी सपोर्टिव हैं। वो इनफैक्ट लड़का लड़की कोई भी हो, वो ये चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, हम्म। जिसमें, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल रहोगे तब आप अच्छा काम कर पाओगे। तो हम्म। वो कोशिश करते हैं कि हम सभी सेफ फील करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो एड्रेस हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनसेफ है या कुछ है। हम्म। पोस्टिंग प्रेफरेंस हो सकता है एक, कि जैसे दिल्ली में एएसओ में आप अगर पोस्ट सिलेक्ट होते हो, तो आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, हम्म। आप लाइफ टाइम वहां रह सकते हो सेटल होने के हिसाब से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स वाली बात है, अब एक लड़की को अगर शादी करनी है, अब मुझे पता है कि कुछ सालों में मेरा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होना है, यहाँ से यहाँ होना है, तो या तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती कि जो एक पार्टनर होंगे हम्म। वो हर जगह नौकरी छोड़ छोड़ के, और जहां मेरी लग रही है वहां पर वो अपनी जॉब ढूंढे। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए एक स्टेबिलिटी वाली जगहें ढूंढती हैं अक्सर लड़कियां, ये हम्म। एक पॉइंट हो सकता है। हम्म। एक सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, जैसा मैंने बताया, कि आधी रात को कहीं ना जाना पड़े। फिर उसके अलावा जो आप ये कह सकते हैं कि पोस्टिंग प्रेफरेंस ही हो सकता है, और सेफ्टी कंसर्न, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई खराबी नहीं हम्म। है। मुझे इधर आने के बाद जो महसूस हुआ, तो मुझे ये दोनों ही मिथ्स लगे। हम्म। क्यों लगे? क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अकोमोडेटिव रहता है लड़कियों की। सभी चीज़ों को वो समझते हैं कि भाई फैमिली के करीब अगर उन्हें रहना है, अगर अकोमोडेट किया जा सकता है, हम्म। तो वो कोशिश करते हैं कि आपको एकदम अनसेफ इन्वायरमेंट में ना करें। सेकेंडली, अगर आप कहीं गए भी हैं तो उन लोग पूरा आपका प्रॉपरली ध्यान रखते हैं इस चीज़ों का। उसके बाद कोई भी जो हम बात करते हैं ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी की, हम्म। सरकारी नौकरी, कुछ कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें अगर, जैसे हम्म। जो दिल्ली में ही है, तो उनके अलावा फिर मोस्टली ट्रांसफरेबल जॉब्स ही होती हैं। हम्म। अगर हम ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब्स देखते हैं तो वो तो होती हैं। इसमें आपका फायदा क्या है कि आपकी एक, लेट्स से एक कमिश्नरेट में आप पोस्टेड हो। अब चलो, आपने एक जगह रह लिया, 2 साल आप एक सेक्शन में रह सकते हो, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट उसमें जाना होता है, तो चेंज कर देते हैं कि इंस्पेक्टर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद फिर आगे की जो भी है, जो आपका डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, इस तरह से रहती है। पहले काफी ज्यादा स्लो थे, अब स्लो है। स्लो अभी भी है, हम्म। दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में काफी स्लो है। ये भी एक कारण बोल सकते हैं कि कुछ लोग जो प्रेफर नहीं करते उसका, क्योंकि प्रमोशन स्लो है, वो बात सच है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत इम्प्रूव हुई है सिचुएशन, और अभी फिर भी स्पीड अप हुआ है, और अब पहले से काफी फास्ट हो चुका है प्रोसेस। तो लेकिन फिर भी बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में स्लो ही है। पर हर किसी का फिर प्रायोरिटी वो नहीं होता है प्रमोशन। कुछ लोगों को दूसरी प्रायोरिटीज रहती हैं, तो एक पोस्ट पे कुछ लोग प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी एक बात है। लेकिन प्रमोशंस अभी भी
स्लो हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे के कुछ दिनों में इसमें कुछ सुधार होगा। हम्म, और क्योंकि अब आगे रिटायरमेंट एज आ रही है, कुछ हम्म, काफी सारी एक बड़ी जो एक संख्या है हम्म, ऑफिसर्स की, वो रिटायर होने वाली है। हम्म, तो इसलिए उम्मीद है कि आगे चलकर ये बहुत फास्ट हो सकता हम्म। है। ओके। अगर मैम इसके हम गवर्नमेंट पर्क्स की जस्ट अ बात मिनट, करें। मैं अपने आप को एक चीज में करेक्ट करना बिल्कुल। चाहूंगी। बहुत फास्ट तो नहीं कह सकते हैं। हम्म, जो हम नियर फ्यूचर में देख पा रहे हैं, हम्म, प्रमोशंस कंपैरेटिवली स्लोअर हैं। तो आप ज्वाइन करने के पहले एक बार ये चीज को देख लें, हम्म, समझ लें, और आपको एक्सेप्टेबल है वो चीज या नहीं, वो भी आप देख लें। नहीं तो आप ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हों कि इतने साल हो गए मैं इसी पोजीशन पे हूँ। हालांकि वो उतना मैटर पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। बहुत कुछ है, तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना भी एक प्रमोशन की तरह ही ट्रीट करें, तो हम्म। फिर आपको ये फील नहीं होगा। ओके। अगर इसमें पक्ष की बात करी जाए, गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या सुख सुविधाएं प्रदान करी जाती है, जैसे घर के लिए, गाड़ी के लिए, ऐसा कुछ, तो क्या क्या मिलता है एज एक्सपेक्टर? जी, देखिए, ऐसे तो अलग से पर्क्स उतने नहीं हैं। हम्म, एचआरए वगैरह जो है वो हमारे सैलरी कंपोनेंट में इंक्लूड होकर आता है। हम्म, उसके अलावा जैसे बैंकिंग में आप देखेंगे तो हम्म, काफी ज्यादा पर्क्स हैं। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वो एक माइनस है कि हम्म, अलाउंसेस अलग से हम्म, इतना नहीं, वो ऊपर जो पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है या फिर प्रिवेंटिव सेक्शन में सुपरिटेंडेंट हम्म, है, तो उनको गाड़ी के लिए हम्म, वो रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं सही कह रही हूँ, हम्म, तो लेकिन इंस्पेक्टर्स को ऐसे अलाउंसेस तो नहीं है इतने कोई। हम्म, कुछ है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं काफी अच्छी, हम्म, तो वो काफी एक अच्छा बेनिफिट है। लेकिन हाँ, पर्क्स के मामले में बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करें तो बैंकिंग में पर्क्स काफी हम्म, ज्यादा हैं। ओके। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल अभी इसके हमारे इंटरव्यू के पहले ही बता रही थी हम्म, कि अगर हम मुंबई में पोस्टेड हैं, तो बैंक में ये था कि 23,500 अराउंड कुछ लीज्ड अकोमोडेशन का अमाउंट था, जो हम्म, आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा हर महीने। तो उसी को आप देखो अगर सैलरी में जोड़ लो, क्योंकि अदरवाइज आप पैसा खुद से ही स्पेंड कर हम्म, रहे हो। उसके अलावा फिर आपको 45 लीटर्स पेट्रोल का, अगर हम्म, आपका उसका भी खर्चा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते थे डिक्लेरेशन बेसिस पे। हम्म, एंटरटेनमेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, इस तरह के कई अलाउंस थे। तो वो एक बेनिफिट मुझे वहां पे दिखता है। लेकिन वो फिर मॉनेटरी बात हो गई। हम्म, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वो फिर दोनों में ही है अपना अपना। ओके। ओके, तो लगभग हमने सारी बातें कर ही ली जी। है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई हैं, फिर मैं पूछना भूल गया हूँ हम्म। और आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, फिर लास्ट में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, वो मोटिवेट हो रही होंगी आपकी जर्नी से कि मुझे भी दीदी की तरह बनना है ना? थैंक यू। तो उन सब के लिए आपके लास्ट में क्या मैसेज, क्या संदेश होंगे जी, सभी एस्पिरेंट्स के लिए? बिल्कुल। देखिए, आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए, मेरी पूरी बातें, मेरी जर्नी को सुनने के लिए। और मैं आप सभी के साथ ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करना काफ़ी पसंद करती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि सर के साथ आज मैं भी यहाँ पर आकर आपको चीज़ें बता पाई। एडवाइस आप सबके लिए ये रहेगी कि किसी भी फेलियर को फाइनल ना समझें। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, डज नॉट मैटर। आप फोकस करिए कि आपका जो टारगेट है, आप हर दिन उसके करीब जा रहे हैं, एक एक कदम करीब जा रहे हैं। और जब आप पहुंच जाएंगे तब आप गिन लेना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तब ये रियलाइज होगा कि कितने अटेम्प्ट थे और हम्म, क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई रियली फील आप सब जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, और आप कर रहे हैं, यही इस चीज का प्रूफ है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और सिंसियर हैं। इसीलिए आज आप ये इंटरव्यू देखने आए हैं। तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस को डिफाइन ऐसे मत करिए कि ये एग्जाम निकलना ही सक्सेस है। इससे बेहतर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा अपने साथ ऑप्शनल रखिए, कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हो सकता है कि ऑप्शन जो प्लान ए था उससे ज्यादा आप प्लान बी में खुश रहें। तो लिमिट मत करिए अपने उन चीजों को। अगर मान लीजिए कि आपकी एज लिमिट निकल गई और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू,
हमने जो सोच बना ली है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत हमने जो सोच बना ली है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ग्रो कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। आप अपनी जो स्किल्स आपने एक्वायर की हैं इतनी प्रिपरेशन में, उनको इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए था वो आप किसी ना किसी फॉर्म में आपको वो ज़रूर मिलेगा। तो ये एक ज़रिया है, लेकिन आपके पास और ज़रिए भी हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए। इन केस आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है, एज लिमिट निकल गई है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और आपको क्या करना है कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस एंडलेस हैं हमारे पास, और बस खुद को स्वस्थ रखिए, मेंटली, फिजिकली, और खुश रहिए बहुत ज़्यादा। आपको ज़रूर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू मैम सो फॉर योर टाइम। मच। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके और थैंक यू। बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से या पॉडकास्ट आप कह सकते हो। तो मैम ने जिस तरीके से आपको बताया, उन्होंने पूरी जर्नी आपको आपके सामने रखी, उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है इस तैयारी के दौरान, और ऑनेस्टली उन्होंने अपने एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर क्या एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताए। किस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हैं और किस तरीके से उनकी वर्किंग कल्चर होता है, क्या क्या आपको वहाँ पे पर्क्स मिलते हैं और वो ट्रेनिंग का पीरियड कैसा रहता है। तो ये सब जान के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जाना चाह रहे हो तो इससे भी आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होगी और तैयारी में भी आपकी बहुत हेल्प होगी। एज ए एस्पिरेंट आप जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तैयारी के दौरान, वो भी बातें हमने शेयर करी हैं। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ आप देखने के लिए एसएससी फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने मैम से रिक्वेस्ट करी है बहुत जल्द, अगर हम हमारा टाइमिंग का इशू नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द मैम को एसएससी फैक्ट्री चैनल पर आपके सामने लाएंगे। कुछ ना कुछ मैडम आपको यहाँ भी गाइड करेंगे और इनका खुद का चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। बाकी हमने एक गाइडेंस बैच अपना लॉन्च करा है, अगर आप लोगों को अभी तक उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा एक गाइडेंस बैच चल रहा है सौरभ यादव सर के मेंटरिंग में। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। सौरभ यादव सर ने एसएससी सीपीओ में 79 रैंक हासिल करी है और 18+ गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम उन्होंने क्रैक करे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के। और उनका 4-5 साल का उनका गाइडेंस का मेंटरशिप का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे बच्चों को मदद हुई है, काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।